एक बार फिर जी खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद आपको कहूँगी। आज फाइनेंस बिल मिनी बजट टेबल किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद 5 बजे का वक्त दिया गया है जब ये बिल पेश हो जाएगा। इससे पहले 2 मीटिंग्स इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो चुकी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। पहले कैबिनेट के साथ मीटिंग हुई, फिर उसके बाद जो पार्लियामेंटेरियंस हैं एंड इत्तेहादी जमातें हैं उनको ब्रीफ किया गया, उनको बताया गया कि आखिर इस बिल के अंदर है क्या जिसकी वजह से स्पेकुलेशन है, जिसकी वजह से परेशानी है, जिसकी वजह से इत्तेहादी भी परेशान थे। अब खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि इत्तेहादियों के भी जवाबात दिए गए हैं और जो अपने लोग थे उनको भी बताया गया है। सब इस पर मुत्तफ़िक हो गए हैं, सब ने हिमायत की बात कर दी है। इस वक्त वहाब कामरान मेरे साथ मौजूद हैं। ग़ालिबन उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना से बात की है, शौकत तरीन साहब से। वो कह रहे हैं कि जी आवाम पर बोझ नहीं डाला जा रहा। कितना बोझ डाला जा रहा है, कितना नहीं डाला जा रहा? वहाब कामरान क्या कह रहे हैं शौकत तरीन साहब? देखिए, जब इत्तेहादियों और हुकूमत का पार्लिमानी पार्टियों का इजलास खत्म हुआ तो उसके बाद सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान रूम नंबर 2 से बाहर निकले पार्लियामेंट के और अपने चैम्बर में चले गए। उसके बाद दीगर जो शुरका थे इजलास के वो भी बाहर निकले। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन जब आए तो हमने उनसे पूछा कि कितना आवाम पर बोझ डाला जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि बोझ कोई नहीं डाला जा रहा, बल्कि आवाम पर कोई ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। अलबत्ता बार बार जब साफ़ी ने पूछा तो फिर मिनी बजट लाने की ज़रूरत क्या, तो उन्होंने कहा बहुत थोड़ा बोझ पड़ेगा आवाम पर। और मज़ीद तफसीलात शौकत तरीन का कहना था कि वो पार्लियामेंट के इजलास में आकर देंगे। तो वज़ीर आज़म भी इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद हैं। कुछ ही देर में पार्लियामेंट का कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन मिनी बजट पेश करेंगे। ठीक है वहाब, आपका बहुत शुक्रिया। अभी जब भी ये कैबिनेट की मीटिंग ख़त्म हुई है उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और उनसे सवाल पूछा गया कि सर जो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे या आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी किसी के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, कुछ शिकायत थी, वो जानना चाह रहे थे कि इसके अंदर क्या है, तो उनको बता दिया गया है। अब सब के सब जो है वो मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर। ज़रा सुन लीजिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा है, फिर बात का आगाज़ करते हैं। कोई रिजर्वेशन नहीं थी। लोगों ने जो फाइनेंस बिल मुतारिफ कराया जा रहा है उसके बारे में लोगों को आगाह किया गया कि इसमें क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका जो इम्पैक्ट होगा क्या होगा। लोगों के सवालात थे, वज़ीर ख़ज़ाना ने उन सवालात के जवाबात दिए, बड़ा अच्छा तबादला ख्याल हुआ और एक्सप्लेनेशन थी बेसिकली। और उनका हक है, मेंबरान का हक है कि जो एक बिल पेश किया जा रहा है उसके बारे में उन्हें आगाह किया जाए, वो किया गया। इसी तरह स्टेट बैंक के बिल के बारे में बहुत सी ऑपोजिशन ने एक तशवीश की एक लहर जो है वो एक आपके सामने बरपा है, तो उसके बारे में भी बताया गया कि स्टेट बैंक में जो तरामीम की गई एक्ट में वो क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या होगा। और ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का कोई सौदा कर रहे हैं, ये हरगिज दुरुस्त नहीं है। ये पार्लियामान का अख्तियार है। पार्लियामान जब भी चाहे, अगर कानून को कोई ऐसा उसमें कोई कबाहत नजर आती है तो सिंपल मेजॉरिटी से इसको चेंज भी कर सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। वज़ीर ख़ारजा साहब की बात सुनकर इसको अगर सियासी तौर पर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त भी हुकूमत इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, बल्कि अभी भी अपोजिशन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है, ये जिम्मेदारी डाली जा रही है कि उनकी जानिब से ये तशवीश की लहर फैलाई जा रही है, वरना सब कुछ कूल एंड काम है, कुछ भी नहीं है इस बिल के अंदर। असद उमर साहब से जब पूछा है वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स ने, फील्ड रिपोर्टर्स ने, तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी देर इंतजार कर लें, अभी कुछ ही देर में बिल टेबल कर देंगे, बिल पर ब्रीफ करेंगे शौकत तरीन साहब, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जरा इनकी बात भी सुने। मजे की बात ये, एक साहब ने कल एक आर्टिकल लिखा अखबार में, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में तहस नहस हो गई। तहरीक इंसाफ 13 तहसीलें जीती नहीं है और जिन साहब ने वो आर्टिकल लिखा हुआ था उनकी जमात ने 2 तहसीलें जीती हैं। मुस्लिम लीग नून, ANP और PPP मिल के 9 तहसीलें जीती हैं, अकेली तहरीक इंसाफ ने 13 जीती है। हम फिर भी मुतमईन नहीं है, हम इनसे भी ज्यादा जीतना चाहते हैं, लेकिन खुदा के वास्ता इनसे बोलें कि कम से कम 40 दिन तो अपनी पार्टियों के अंदर मातम का ऐलान कर दें, उसके बाद हम सवाल पूछें। महंगाई कोई इशू नहीं है जी, बिल्कुल महंगाई इशू वज़ीर आज़म आपके पहले बात कर चुके, और महंगाई के लिए अवाम की जिंदगी बेहतर करने के लिए उन्होंने पहले भी इकदाम किए हैं। मजीद इकदाम जो हैं वो आपको फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगे। नवाज शरीफ आपको मुकाबले के लिए आ रहे हैं, नवाज शरीफ से बोले पहले अपनी प्लेटें चमचे ठीक कराएं।
तो KPK के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे थे, हालांकि आप यहाँ से अपना एक मेयर मुंतखब नहीं करवा सकें, लेकिन फिर भी क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पे बात करते हुए कह रहे थे कि जिन जमातों ने जिनके लोगों ने ये आर्टिकल्स लिखे हैं जिसका वो तस्करा कर रहे थे, तो उनकी अपनी जमात के सिर्फ 2 तहसीलें ही जीत सकें, 2 ही सीट्स हासिल कर चुके हैं, लेकिन हमने 13 सीट्स हासिल की हैं। एनीवे ये अलग एक टॉपिक है। हम बजट पे बात कर रहे हैं, तो शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू में आपको ज़रा एक बार फिर सुनवा देती हूँ, फिर हम बहस का आगाज़ करते हैं। का तरमीम बिल भी आज पेश हो जाएगा सर। आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा सर? जीरो बोझ है, बहुत थोड़ा। स्टेट बैंक का तरमीम बिल भी आज पेश हो जाएगा सर। आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा सर? जीरो बोझ है, बहुत थोड़ा। ट्रांसमिशन में मुझे इस वक्त ताज हैदर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। शुक्रगुजार हूँ सर आपके वक्त की। सर बिला वजह आप लोग सर स्पेकुलेशन फैला रहे हैं, बेचैनी फैला रहे हैं। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं 0 अब आम आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा। वजीर खारजा कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से ये बेचैनी फैलाई जा रही है, आप लोग इस पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वरना तो कुछ भी नहीं है सर इस बिल में। नहीं, ये तो पता नहीं, बिल मैंने देखा नहीं है और ना ही इसको सेनेट के फ्लोर पर रखा है। हालांकि पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि दोनों हाउसों में फाइनेंस बिल जो है वो साथ साथ रखा जाता है। और अभी मतलब जो एजेंडा है वो हमारे सामने है, उस पर आइटम नंबर 4 है। लेकिन एक आइटम जो कि मिसिंग है वो ये है कि पहले इजाज़त ली जाती है हाउस से, लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल। वो इसमें से मिसिंग आइटम है, तो मैं कह नहीं सकता कि क्या किया जा रहा है। बहरहाल अब ये कमेंट्स तो बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट हैं, क्योंकि बाकायदा ऐलान किया गया है गुलामी का, और एक अरसे से ये बाकायदा हुकूमत ऐलान कर रही है कि जी IMF से बातचीत चल रही है और IMF की ये कंडीशनैलिटी है और ये है। तो ये जो IMF की जानिब से रीस्ट्रक्चरिंग है कि आप अपना बजट कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, तो जो असल गुलामी होती है वो तो यही होती है ना कि आपके पास इख्तियार ना हो अपनी मर्जी से फैसले करने का, और दूसरे आपको बताएं आका कि जी आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब 1 बिलियन का मामला है, अगर आपके 22-23 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं तो आपको क्या ज़रूरत है 1 बिलियन के लिए अपनी पूरी रीस्ट्रक्चरिंग करने की, लेकिन है क्योंकि आकाओं की गुडविल चाहिए जी। तो ये ऐलान गुलामी है जिस पे कोई भी खुश नहीं हो सकता जी। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि सर आप गुलामी की बात करें, हालांकि ताज साहब ये हम पहली बार तो इस गुलामी के लिए नहीं जा रहे हैं ना सर, 21 मरतबा पहले भी तो IMF के हम प्रोग्राम में जा चुके हैं। मैं आती हूँ दोबारा आपकी जाने। फरूख सलीम साहब भी साथ मौजूद हैं, शब्बर जैदी साहब भी साथ। जवाब सुनो जी सर। जी ताज साहब आप जवाब दें। 4 मुख्तलिफ टाइप के होते हैं कर्जे IMF के। एक तो कर्जा होता है जो आप थोड़ी सी मुद्दत के अंदर, ये है रीस्ट्रक्चरिंग कि आप अपना निज़ाम बदलें। रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो कर्जे से मुख्तलिफ है कि आपने कर्जा लिया 1.5 साल के लिए और उसको वापस कर दिया 12 महीने में, या आपने जो कर्जा मंजूर किया वो पूरा नहीं लिया और उसको बीच में डिसकंटिन्यू। ये इस रीस्ट्रक्चरिंग है कि आप अपना बजट खुद बनाएं, नहीं बनाएंगे आपका बजट यहाँ बनेगा। ये वो चीज़ है कि जो 88 के अंदर जब हम इलेक्शन जीते थे उससे पहले ये करके हमारे हाथ में दे दिया गया था कि अब आपको ये कर, और जब हमने उसको फॉलो नहीं किया तो हमारी गवर्नमेंट जो थी वो ख़त्म कर दी गई। तो इसमें ज़रा फ़र्क किया करो। सारा मीडिया यही कह रहा है जी आप भी तो गए थे, लेकिन ये कि ये रीस्ट्रक्चरिंग है जिसके अंदर आपका पूरा माशी निज़ाम बदला जाता है कि आप अपना स्टेट बैंक कैसे चलाएंगे, आप अपनी वजारत खजाना ऐसी चलाएंगे। ताज साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया है, इस पर बहुत अच्छी रोशनी खालिद अजीम साहब डालेंगे। मैं खालिद साहब ये याद रखिएगा सर जो बात कर रहे हैं मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी, लेकिन इससे पहले फरूख सलीम साहब भी साथ मौजूद हैं, शब्बर जैदी साहब भी साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब आप हमेशा सर सच्ची बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं, जो हकीकत होती है आप वो बात करते हैं सर। तो शब्बर साहब प्लीज मुझे सर जरा खुलकर ये बता दीजिए, क्या वाकई इस बिल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आवाम बेचैन हो, परेशान हो, कोई महंगाई का बोझ नहीं पड़ेगा जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, या जो ऑपोजिशन कह रही है कि महंगाई का नया तूफान आने जा रहा है सर, 350 अरब की टैक्स छूट है वो खत्म करने जा रहे हैं, हर महीने पेट्रोलियम लेवी 4 रुपए बढ़ाने जा रहे हैं सर, दीगर जो टैक्सेस हैं वो अप करने जा रहे हैं, तो महंगाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? शब्बर साहब मैं जो मेरे सामने डॉक्यूमेंट है इसका मेरे साथ है
मेरे सामने डॉक्यूमेंट पूरा पड़ा हुआ है जी सर। उन्होंने मैं जो 2 चीजें मैं समझ रहा था कि उस पर गवर्नमेंट आवाम के खिलाफ जाएगी, कोई ऐसा एक्शन आ जाएगा, मगर वो नहीं मुझे नजर आ रहा है। वो एक दवाएं हैं और एक स्टेशनरी है। दवाओं पे गवर्नमेंट ने सेल टैक्स नहीं लगाया है, सिर्फ उसकी जो रॉ मटेरियल उसको टैक्स लगा के बाद में उसको रिफंड अलाउ कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि 350 बिलियन का जो आपका जो एग्जेम्पशन खत्म की गई हैं, वो कुछ आइटम है जो बेसिकली वेजिटेबल है, वो चीजें हैं, मगर कोई बहुत ऐसे एसेंशियल आइटम के ऊपर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। तो ये गवर्नमेंट का जो बात है कि वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा है इसको ऊपर महंगाई पे, वो बात ठीक कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब बात ठीक कह रहे हैं, मैं उस पर मुत्तफिक हूँ। आप मुत्तफिक हैं इस बात से, और फारूक साहब आप मुत्तफिक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर? 300 अरब रुपए के जो टैक्सेस इस ऐसे आइटम्स हैं, और वो जाहिर बात है वो आम सार्फिन जो उसको इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में कि दवाइयों की भी कीमत बढ़ जाएगी, दालों की, किताबों की कीमत बढ़ेगी, अंडों की कीमत बढ़ेगी, सब्जी की कीमत बढ़ेगी, लैपटॉप्स की कीमत बढ़ेगी, बच्चों का जो शीर खासार बच्चे हैं उनकी कीमत बढ़ेगी। तो जो पाकिस्तानी ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, जो दवाएं इस्तेमाल नहीं करते, जो दालें इस्तेमाल नहीं करते, जो लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करते, जो बच्चों के दूध इस्तेमाल नहीं करते, उनके ऊपर शायद कोई असर ना पड़े, लेकिन जो लोग पाकिस्तानी की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर इस चीज़ का असर ज़रूर पड़ेगा। इसके अलावा कोई 250 अरब के इजाफी टैक्सेस हैं। तो टोटल जो पैकेज है जिसको हम मिनी बिल कह रहे हैं, सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है, ये तकरीबन 600 अरब का है। तो अगर आप देखिए कि तकरीबन 3 करोड़ ख़ानदान रहते हैं इस मुल्क के अंदर, उनके ऊपर अगर इजाफी 600 अरब का बोझ डाला जाता है तो आप समझिए कि फी ख़ानदान जो इजाफी बोझ है वो तकरीबन 20,000 रुपए का इजाफी बोझ आएगा इस बिल के नतीजे में। और अभी हमने इसके अंदर जो बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और जो पेट्रोल के ऊपर 4 रुपए इजाफी टैक्स लगेगा वो शामिल नहीं किया। सही सही, ठीक है फारूक साहब साथ ही मौजूद हैं मेरे खालिद साहब। मैं आपके इससे पहले मरियम औरंगजेब साहिबा फरमा रही हैं कि वोटिंग के वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मौजूद होंगे, अवाम की जेबें काटने वाले जालिमों का भरपूर मुकाबला करेंगे। अपोजिशन के नंबर हमेशा की तरह इस बार भी वो कह रही हैं पूरे हैं, और पार्लियामेंट के अंदर किस लिए पूरे हैं? शायद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करने के लिए अपोजिशन के नंबर पूरे हैं। बात सुने जी उनकी। पूरा मुकाबला करेंगे इन जालिमों का जिन्होंने अवाम की जेबें काट दी हैं, इतना ज्यादा जुल्म, चक्की में महंगाई की पिसरा। बताए ना ये इमरान खान साहब जो आज तकरीर इन पार्लियामेंट्री कॉरिडोर्स में कर रहे थे, तमाशे रोज करते हैं, रोज झूठ बोलते हैं, रोज अवाम की जेबों पर डाके डालते हैं। राइट और लेफ्ट माफियाज मुसल्लत हैं, कार्टल्स मुसल्लत हैं। जवाब दें आज अवाम को। के इत्तेहादियों से राब्तों में क्या हुआ? देखिए, और जो इत्तेहादी है ना, उनको पता होना चाहिए कि उनका अपने हलकों में जाना मुश्किल हो चुका है। इनके अपने बिल्कुल पूरे ऑपोजिशन के अभी आज ले हो रहा है, और जिस वक्त वोटिंग होगी इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब भी आएंगे और हम भरपूर मुकाबला करेंगे। ये जो जुल्म है इसको अब खत्म होना चाहिए। गुफ्तगू सुनी है आपने। खालिद साहब, उस्मान बसर साहब की इजाज़त है मैं आपकी तरफ पहले आना चाह रही हूँ। खालिद साहब ज़रा ये हम इस पे पहले बात कर लें। जो ताज हैदर साहब कह रहे थे कि वो जितने भी वो 21 प्रोग्राम्स में, हम 21 बार पहले IMF के प्रोग्राम्स में जा चुके हैं, लेकिन वो अलग था, ये गुलामी अलग है। सर इसको ज़रा नरेट कर दें खालिद साहब। देखें जी, टेक्निकलिटीज़ में उलझा के लोगों को जो मर्जी आप कह लें, लेकिन होता यही है कि इनफैक्ट वो सारे के सारे असरात जो है अवाम को बर्दाश्त करना पड़ते हैं। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि आप सर्वे ऑफ पाकिस्तान निकालें, उसमें जो प्राइस इंडेक्स है और ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है उसमें देखें तो हर मरतबा हमें एक नुमाया फ़र्क नज़र आता है, उसमें एक राइज नज़र आता है उन चीज़ों में। वो किसकी वजह से होता है? वो यही कुछ होता है। लेकिन IMF का जो प्रोग्राम है वो उसमें मैंने मुख्तलिफ उसके मॉडल जो हैं वो देखे हैं, और ये है कि पहले उसकी तरफ से कंडीशंस आया करती थी, फिर वो कंडीशनैलिटी ख़त्म करके वो एक कंसल्टेशन का प्रोसेस करके हमसे एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया करते थे जिसको PRSP कहते हैं। और वो ये कहा जाता था कि जी एक तरह से जो उनकी कंडीशंस होती थी वो एग्रीड अपॉन होती थी, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान खुद अपनी तरफ से पेश कर रहा है, और लेकिन हकीकत में वो कंडीशंस ही होती थी। इसी तरह के मामलात इनको कभी कान को इधर से पकड़ते हैं, कभी उधर से पकड़ते हैं। अल्टीमेट होता यही है, IMF के पास जाने के सबके जो हैं वो मकासद एक ही जैसे होते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है, इस चीज़ को देखना पड़ेगा,
मुझे याद आ रहा है नवाज शरीफ साहब की एक नशरी तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल ये बन रही है कि जो साबका कर्जे दिए गए हैं उनका बोझ उतारने के लिए हमें मजीद कर्जे लेने पड़ रहे हैं। अभी भी आप जाएं सोशल मीडिया पे जाएं तो यूट्यूब पे आपको वो रखी हुई उनकी वो स्पीच जो है वो नजर आ जाएगी। अब ये एक ऐसी चीज है कि वो हर हुक्मरान जो है वो उसको उसमें आड़ मिलती है। यही कुछ खान साहब जो है इस वक्त कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि हमें तो जो डेट सर्विसिंग है उसके लिए ये रकम जो है वो बारो करनी पड़ रही है। और पिछले दिनों उन्होंने ये कहा था, ये उस्मान बसरा साहब फरमा रहे थे रिजर्व्स के हवाले से, ठीक है बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे फिगर्स हैं इनके पास, लेकिन खुद खान साहब ये कह रहे थे कि जब थोड़ी सी मईशत संभलने लगती है तो डॉलर का बहरान पैदा हो जाता है, डॉलर की शॉर्टेज हो जाती है और फिर हमें आगे पीछे दौड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें लोगों को उलझाया जाता है और इनफैक्ट होता यही है कि हुकूमतें जिन मामलात में जहां कहीं वो मजबूर होती हैं वो उसको इस अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं कि शायद अवाम के साथ वो कोई जुल्म नहीं करने जा रहे, जबकि जैसे मैंने अपने आगाज में कहा था कि हर जो मुआशी फैसला है उसका अल्टीमेट सफरर जो है वो पब्लिक ही होती है और कोई भी बंदा कोई भी तबका जिसके ऊपर वो टैक्स लगता है वो बड़ी आसानी से उसको मुंतकिल कर देता है एंड यूजर। बिल्कुल ठीक सर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हर हुकूमत, इनफैक्ट हमने यहाँ पर भी यही देखा कि खान साहब भी यही बात करते थे कि जी पिछली हुकूमतों ने जो कर्जे चढ़ा दिए हैं, जो मईशत का हाल कर दिया, उसके लिए हमें मजबूरन IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा है बजाय खुदकुशी के। सर उस्मान बसरा साहब, जो बात ऑपोजिशन के इतने अराकीन भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, सर ये बात तो सही है ना, अभी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और प्लस ये मिनी बजट महंगाई का इतना शदीद तूफान के साथ आप अगले इलेक्शंस के लिए आवाम के पास लेकर क्या जाएंगे सर? अच्छा किरण, मैं आपकी लंबी जो एक हमारी मैराथन गुफ्तगू हुई है उसके अंदर दो चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सामने आ गई हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो अभी हमारे पिछले चंक के अंदर थे मीर साहब, वो भी चले गए हैं, उन्होंने कहा कि ये पहली दफ़ा, मैंने तो नहीं कहा ना जी, उन्होंने कहा, हमारे वो नकाद हैं, उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा ये हो रहा है कि एक मनी बिल लेके आ रहे हैं जिसको आप मिनी बजट कहते हैं और ये हुकूमत उसको पूरी तरह ओन कर रही है, पाकिस्तान के लोगों से झूठ नहीं बोल रही। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिनी बिल लेके आए, मनी बजट लेके आए, लेकिन उसका झूठ बोला, हमेशा लोगों से छुपाया। तो ये है वो तब्दीली जिसको इमरान खान कहते थे कि हम अपनी पाकिस्तान और आगे बढ़ जाए ना, जो महंगाई होने जा रही है, महंगाई का तूफान आने जा रहा है, जो आम आदमी की चीजों के ऊपर पैसे बढ़ने जा रहे हैं, उसको भी फिर कबूल करें कि हाँ जी ये होगा, दो कदम और बढ़े। किरण देखिए जी, किरण मैं आप की एनर्जी को बचा रहा था कि मैं खुद ही इसका जवाब देने वाला था कि अभी शब्बर जैदी साहब जो हैं उन्होंने एक बात की आपके सामने। शब्बर जैदी साहब की अगले रोज़ एक बात को गलत थोड़ा मिस कोट किया गया, लेकिन पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर उसके ऊपर बाकायदा 2 दिन शो होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी हुकूमत दिवालिया हो गई है और ऐलान नहीं कर रही। अभी उन्हीं शब्बर जैदी ने किरण नाज के प्रोग्राम में ये कहा है कि उन्होंने बगौर इस डॉक्यूमेंट्स को देखा है, आम आदमी की जिंदगी इफेक्ट नहीं होगी। तीसरी जो गवाही है वो आपके अपने कॉरेस्पॉन्डेंट ने दी, उन्होंने कहा मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने देखे हैं, उसके ऊपर वही बात जो मैंने आपको आगाज के जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, यानी कि जो आपकी लग्जरी आइटम्स हैं, उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा। अभी आपको मैं बताऊं, जैसे आप कह रही हैं जी ब्रेड एंड बटर के ऊपर लगेगा, जी जो आपका लोकल बटर है उस पर नहीं लगेगा, लेकिन जब मैं आपको इंपोर्टेड बटर मैं खाऊंगा या आपकी खिदमत में पेश करूंगा तो उस पर लगेगा। इस तरह कॉल के ऊपर बजट लग रहा है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर हम उसके पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं। मसला यह है कि अब आप पूरे डॉक्यूमेंट आपके सामने पब्लिक हो जाएंगे, आप देखेंगे कि इसमें 95% आप इसको गिन के देख लीजिएगा जब आपके सामने डॉक्यूमेंट, 95% लग्जरी आइटम्स, नॉन एसेंशियल के ऊपर जो टैक्स है और लेवीज का इजाफा किया जाएगा। आम आदमी की जिंदगी में उस पर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मसला ये देखिए, हम तो एक पोलिटिकल साइज को जो साइड है उसको भी डिस्कस करेंगे, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए अभी खालिद भाई ने कहा कि नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे जी कि मुझे कर्जे लेने पड़े। ये अपना पीपल्स पार्टी ताज हैदर भाई बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी जब हुकूमत के अंदर आई तो बैरूनी कर्जे 6000 अरब रुपए के थे, सिर्फ 6000 अरब रुपए के थे, और जब ये छोड़ के गए तो 13000 अरब रुपए के कर्जे थे। जो नवाज शरीफ साहब अगर जस्टिफाइबल कर रहे थे बात को कि जी हम क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़ी जो है अंधाधुंध बोरिंग की है और पाकिस्तान पे कर्जों का बोझ चढ़ा दिया है, जब हमारे पास वही नवाज शरीफ साहब मुल्क से अब तो भाग चुके हैं और उनके वजीर खजाना तो उसी वक्त वजीर आज़म के जहाज में बैठ के भाग गए थे, जब वो हमें दे के गए 31
1000 अरब रुपए के कर्जे इस मुल्क के ऊपर थे, जिसके ऊपर से 6 अरब रुपया रोजाना की मत में हम सर उन्होंने बढ़ाया तो आपने भी तो डबल बढ़ाया ना। और आपने जितने सालों में सर आपके 3.5 पौने 4 सालों में जितना कर्जा आपने इन हुकूमतों से ज्यादा कर्जा भी तो ले लिया ना सर। साथ ही मौजूद है उस्मान साहब, आप मेरे शाहिद साहब भी ज्वाइन कर चुके ताकि आपकी बात को जी सर कंप्लीट कर। किरण सिर्फ एक बात, किरण एक बात कंप्लीट कर। देखिए मैं आपकी बात को बिल्कुल ऑन कर रहा हूं। ये वजीर आजम के हम तरबियत याफ्ता लोग हैं, उनके सियासी फॉलोअर्स हैं, हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे, पूरी कौम के सामने सच रखेंगे। आपने कहा कि 55,000 अरब रुपए के, लेकिन आपको यह बताना चाहिए कि 27 अरब अमरीकी डॉलर के तारीखी कर्जे मेरे वजीर आजम और उसकी टीम ने वापस किए हैं। और इस जो आपका साल है इसके अंदर 12 अरब डॉलर के कर्जे भी तारीखी हम वापस करेंगे। अगर हमने कर्ज लिया है तो जो वापस किया है हमने, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। मैं आगे चल के अभी आपसे पूछती हूँ कि ये आखिरी साल में महंगाई खत्म कैसे हो जाएगी सर? अभी तो ये सारे मामला बढ़ रहे हैं ना, फिस्कल डेफिसिट आपका सर, करंट अकाउंट खसारा, यहाँ पर आपके कर्जे, फिर उसके बाद महंगाई कैसे खत्म हो जाएगी, ये जरा मुझे बताइएगा। लेकिन उससे पहले शाहिद साहब, शुक्रिया सर, आप भी साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा आपको इंतजार भी करना पड़ा, उसके लिए माजरत खा भी हूँ। शाहिद साहब, हुकूमत कह रही है कि जी एक तो हम सच बोल रहे हैं, एक तो हम बता रहे हैं अवाम को कि हम क्या लेकर आ रहे हैं, और दूसरी बात ये कि ये 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म कर रहे हैं, 300 अरब के दीगर टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी में हर महीने 4 रुपए का इजाफा करेंगे, लेकिन आम आदमी पर इम्पैक्ट नहीं होगा। सर ये काबिल हज़म बात है शाहिद साहब? नहीं, इसमें जाहिर है अगर आप इनके मेजर्स देखें तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज ज़्यादातर जो चीज़ें बढ़ रही है, ज़्यादातर जो टैक्सेस बढ़ेंगे वो लग्जरी गुड्स पे बढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेड चीज़ है, इम्पोर्टेड सीरियल है, और वो ऐसे गुड्स जो इन्फ्लेशन बास्केट में भी नहीं आता, तो उसमें थोड़े से उसमें एग्जेम्पशंस खत्म हो गई, टैक्स की जो छूट है वो खत्म हो गई, 17% जीएसटी अप्लाई हो जाएगा, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस होगा। इसके अलावा गाड़ियों के ऊपर थोड़ा होगा, तो 12.5% का टैक्स। शाहिद साहब आप बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन राबता जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है आपसे। सर वो ताज हैदर साहब, आप इस चीज़ पर अप्रिशिएट करेंगे? वो कह रहे हैं कि उस्मान बशरा साहब कह रहे हैं कि ठीक है हमने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हैं, सबसे ज़्यादा कर्जे ले लिए, लेकिन आप इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करेंगे, हमारी हुकूमत में कर्जे वापस भी किए गए। सर करेंगे इस बात पर अप्रिशिएट ताज हैदर साहब? ये मतलब इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी ये कह देंगे कल को कि साहब महंगाई तो अगर हम मिनी बजट नहीं लाते तो वैसे भी हो रही थी, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। असल चीज़ ये है कि इस्तेमार का इंपीरियलिज्म का क्या एजेंडा है, वो ये है कि आप अपनी प्रोडक्शन ना बढ़ाएं, और जो कंजम्पशन है उसके लिए आप इंपोर्ट्स करें, और आपका मुल्क एक मंडी बन जाए हमारी मसनूआत के लिए। ये इनकी सीधी बात है। तो बड़ी बात यह है कि आप और मैं, इसहाक डार साहब से भी मैंने कई दफ़ा ये अर्ज़ किया कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप खर्चे ले रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हो जिससे कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े, या कुछ इंडस्ट्रीज़ लगानी है कुछ है उसके लिए कि आपकी प्रोडक्शन बढ़े, तो फिर बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि आज जो चीज़ 100 रुपए की है वो कल 200 रुपए की होगी कि जल्द अज जल्द। या अगर बजट में भी डेफिसिट करना है आपको तो बजट में आप डेफिसिट करें, आई जस्टिफाई डेफिसिट फॉर डेवलपमेंट, लेकिन सिर्फ हुकूमत के अखराजात के लिए अगर कर्जे लिए जाते हैं और प्रोडक्शन मुल्क की नहीं बढ़ती तो फिर आप जो है वो बिल्कुल गिरते चले जाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं बढ़ सकेंगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अगर कुछ नहीं किया जा रहा और आपकी इस्तेमाल के प्रेशर में अगर आप $8 वाली गैस ईरान से नहीं खरीद सकते, लेकिन आप इंपोर्ट करते हैं $30 की, या कोयला जो आपका $27 पर टन घर से निकल रहा है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और $270 पर टन वाला कोयला आप इंपोर्ट करते हैं, तो फिर देखो ना किरण, ये प्रॉब्लम डिमांड साइड की नहीं है कि लोगों की जेब में बहुत पैसे हैं इसलिए इन्फ्लेशन हो रहा है। ये सप्लाई साइड के प्रॉब्लम है कि जो इनपुट्स हैं प्रोडक्शन के अंदर उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, और इसलिए प्रोडक्शन जो है या बिजली सप्लाई नहीं हो रही या गैस सप्लाई नहीं हो रही। तो देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मेडिसिन, दिस मेडिसिन। बिल्कुल ठीक है ताज हैदर साहब, इसको हम ब्रेक के बाद सर कंटिन्यू करते हैं बात को। जीडीपी के हवाले से अगर बात की जाती है, दिल साहब फरमा रहे थे कि पिछली हुकूमतों की जीडीपी अच्छी थी, हम मानते हैं कि इस वक्त अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पैसे लगाए, जो कर्ज लिया,
वो सब कुछ अनस्टेबल चीज़ों के ऊपर लगाए, लेकिन हम स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो जब आखिर में हमारी ग्रोथ देखी जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। खालिद साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे ब्रेक के बाद कि क्या वाकई जो वो बात कर रहे हैं ये भी सियासी बयानबाजी है, या वाकई जब हम आखिर में देखेंगे तो GDP कोई मैजिक होगा, कोई जादू हो जाएगा जिससे वो बेहतर हो जाएगी। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। ट्रांसमिशन के इस हिस्से में अब ज़रा स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी के हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं ट्रांसमिशन में। शुक्रगुजार हूँ सलमान साहब आपकी। सर सबसे पहले तो आप अपना नुक्ता नज़र दे दीजिए, सर क्या होने जा रहा है इस मिनी बजट के ज़रिए, आवाम के ऊपर इसका इम्पैक्ट आने जा रहा है, नहीं हो रहा? सर महंगाई आएगी, नहीं होगी? सर क्या होगा सलमान साहब? देखिए, एक तो ये है कि जो टैक्स एग्जेम्पशंस वापस ली जाएंगी वो तकरीबन कोई 300 अरब रुपए की हैं, और जब आप उसको कंपेयर करते हैं अपनी इकॉनमी के साइज के साथ जो तकरीबन 60,000 अरब की इकॉनमी है जी, तो 60,000 अरब की इकॉनमी में अगर 300 अरब की एग्जेम्पशंस आप वापस ले लेंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा इन्फ्लेशन पे जो इस वक्त बहुत आवाज़ें उठाई जा रही हैं, और ये आपकी इकॉनमी को स्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाने का एक पहलू है। और जो IMF प्रोग्राम की शर्त है, और उसकी शर्त हमें इसलिए मानने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारे इकॉनमी में और बहुत से मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला जो है इकॉनमी का वो है बैरून मुल्क के कर्जे, और जो बैरून मुल्क के कर्जे हैं वो एक किस्म के हम कर्जों के जाल में फंसे हुए हैं कि उनकी रिपेमेंट जो है वो भी कोई तकरीबन 12 से 15 अरब डॉलर हर साल अब रिपेमेंट हमें करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ उनके ऊपर 3 से 4 अरब डॉलर हमें सूद देना पड़ता है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज में। और वो भी आपको, क्योंकि आपके पास तजारती खसारा इतना ज़्यादा है, आपके पास डॉलर्स नहीं है, तो वो भी आपको बोरो करना पड़ता है। इसलिए IMF का होना बहुत लाजमी है क्योंकि हम एक डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। सही। दूसरी बात ये है कि हमने अपनी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको भी मैनेज करना है, वो कम होगा, उसको सरप्लस में आएगा कभी तो फिर आप सूद भी पे कर सकेंगे और आप कर्जे भी वापस कर सकेंगे, लेकिन इस वक्त तो करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है। उसके साथ साथ अगर हम ये मेडिसिन नहीं लेंगे तो हमें IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक के कर्जे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे, हत्ता के इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के और चीन के कर्जे भी, उनमें बहुत दुश्वारी हो जाएगी, वो हमें नहीं मिलेंगे। सो इस वक्त हम जो कीमत अदा कर रहे हैं जी, वो अब कर्जों की पहाड़ की कीमत अदा कर रहे हैं जो बेदर्दी से क्रिएट किए गए। अब आपको पता है कि 2016 में हमारा एक IMF प्रोग्राम मुकम्मल हुआ था, और उसके मुकम्मल होने के बाद ना हमने कोई डिसिप्लिन शो किया, ना हमने कोई जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थे वो हमने फॉलो किए। नतीजा ये हुआ कि हमारी इकॉनमी दोबारा कर्जों के जाल में फंस गई, और 2018 में साफ जाहिर था कि हमें IMF के पास जाना है। उससे पहले हमने सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक से भी 10 अरब डॉलर के करीब कर्जे लिए ताकि हम डिफॉल्ट ना कर सकें, और अभी भी हम वो कर्जों के बोझ में फंसे हुए हैं। और जिन लोगों ने ये कर्जे खड़े किए हैं वो सबसे ज्यादा तनकीद वो कर रहे हैं। मजेदारी की बात यह है कि सबसे ज्यादा तनकीद उन लोगों से आ रही है जिन्होंने ये कर्जे खड़े किए थे, और ये हुकूमत क्योंकि उसकी पॉलिटिकल प्राइस दे रही है, उसकी वजह से डिवैल्यूएशन हुई है, उसकी वजह से महंगाई हुई है, तो मलबा तो हुकूमत पे गिर रहा है। लेकिन हुकूमत मुश्किल
जो है वो ले रही है, इकदाम ले रही है, मुश्किल फैसले भी कर रही है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो भी सलमान साहब, ये हम चौथी किस्त के लिए जा रहे हैं 1 अरब 5 करोड़ डॉलर्स के लिए जा रहे हैं सर, और उसके लिए हम इतने सख्त शराइत हैं जिनको हमें कबूल करना पड़ा है। तो सर ये वाले मामला फिर कब तक रहेंगे? हमें अगली किस्त के लिए शायद मजीद सख्त शराइत की तरफ जाना पड़ जाएगा। फिर हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमत का आखिरी साल होगा उसमें महंगाई खत्म हो जाएगी। तो सर वो समझ नहीं आ रहा कि फिर ये वाले स्टेटमेंट को देखें हम, या फिर हम ये सोचें कि जो 6 अरब डॉलर्स का मुकम्मल प्रोग्राम करना होगा उसकी तरफ कैसे जाएंगे सर? देखो, बात ये है कि जो महंगाई होनी थी मेरे ख्याल में हो चुकी है, और आगे अब ये थोड़ी सी, जैसे कहते हैं, हाथी निकल गया है, दुम रह गई है, तो वो उसकी जो टेपरिंग ऑफ होगी, क्योंकि जो भी इम्पैक्ट ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुई है, नंबर 1 डिवैल्यूएशन की वजह से, और दूसरा नंबर है जो कि इस वक्त आलमी एक प्राइसेस जो हैं एनर्जी की और फूड कमोडिटीज की और रॉ मटेरियल्स, ये सारी कीमतें आलमी लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। कोरोना की वजह से डिस्टरप्ट हुई हैं सप्लाई चेन, उसका भी इम्पैक्ट हमारे पे है, और ये टेम्पररी इम्पैक्ट है, ट्रांजिटरी इम्पैक्ट है, ये आगे चल के ये भी ईज ऑफ होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि 2023 तक ये सारी चीजें जो हैं सॉर्ट आउट होंगी। सर वो कैसे होगा? मैं आपसे, सलमान साहब, मैं आपसे दोबारा बात करती हूँ इस पर कि वो होगा कैसे, लेकिन उससे पहले ताज हैदर साहब, सर आपने जब कहा ना कि 350 अरब का जो एग्जेम्पशन था, अगर वो वापस ले रहे हैं, उस छूट को वापस ले रहे हैं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा उससे, तो ताज हैदर साहब मुस्कुरा रहे थे। सर मुस्कुराहट की वजह तो बताइए। देखिए, सेल्स टैक्स होता क्या है? सेल्स टैक्स जो है कंजम्पशन टैक्स है, कि जिस वक्त डिमांड ज्यादा हो और इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहे हो, डिमांड अगर ज्यादा हो तो आप टैक्स लगा देते हैं उस पर कि डिमांड को कम किया जाए। प्रॉब्लम सप्लाई साइड की। अब ये तमाम चीज, अगर इस बुनियादी बात को नहीं समझा जा रहा कि इकोनॉमी नहीं होती बल्कि पॉलिटिकल इकोनॉमी होती, और पॉलिटिकल इकोनॉमी इस्तेमाल की ये है कि अपनी माशी गिरफ्त डेवलपिंग मुल्कों के ऊपर जो है वो मुस्तहकम की जाए, और उनके जितने भी माशी प्रोग्राम हो उनका डायरेक्शन ये ना हो कि मुल्क की पैदावार बढ़े, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप हो, मटेरियल नेशनल रिसोर्सेज डेवलप हो, नेचुरल रिसोर्सेज, ये वो यानी हर कोल के पीछे सारी दुनिया के जो एनवायरनमेंट वाले हैं वो कहते हैं कि जनाब ये माहौलियात खराब हो रही है। इम्पोर्टेड कोल पे जो प्लांट्स हैं वो ट्रांसमिशन लाइन आप नहीं डाल सकते, आप सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ा रहे हैं। 5 लाख एप्लीकेशन जिस वक्त पड़ी हैं कि लोग कनेक्शन चाह रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग आप करेंगे और साथ में ये करते हैं। तो आपकी ताज साहब, अब हम सर, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया, तो क्विकली हम आगे बढ़ेंगे सर, क्योंकि खुद मुख्तारी के हवाले से, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से। ठीक है सर, बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। खालिद साहब जरा सर इस पर कमेंट कीजिए, इस पर बात कीजिए। खुद मुख्तारी के हवाले से बहुत ज्यादा परेशानी है सर, ऑपोजिशन कह रही है कि ये हमें गुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। स्टेट बैंक किसी को जवाब दे नहीं होगा, कम से कम कोई ना कोई पार्लियामेंट की कोई ना कोई ऐसी कमेटी होती है जिसको जवाब दे दिया जाता, जिससे सब जो स्टेट बैंक से सवाल कर लेता। सर ये क्या होने जा रहा है? ये वाकई इतनी ही परेशान कुन बात है जितना ऑपोजिशन इसको फील कर रही है? ये कुछ नहीं है सर। लेकिन ये अपोजिशन का काम तो यह है कि किसी न किसी भी रंग में हुकूमत के हर इकदाम को कोई बहुत जालिमाना और बहुत जाबराना साबित करे। लेकिन बहरहाल इस मामले में फैक्ट्स जरूर हैं, और खुद हुकूमत जो है अगर उसको देखा जाए, मुझे ये बताएं, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका ये कहना कि अगर आज पार्लियामेंट उसको मंजूर कर रही है तो कल किसी वक्त जब भी चाहेगी तो पार्लियामेंट उसको वापस ले सकती है। इसका मतलब है कि वो खुद भी वो इस बात को डिफेंड नहीं कर पा रहे कि क्या ये जो स्टेट बैंक के हवाले से हम कानून मंजूर करने जा रहे हैं, उसके बाद स्टेट बैंक के ऊपर से स्टेट का कंट्रोल जो है वो कितना रह जाएगा। वो होगा तो स्टेट बैंक, लेकिन वो स्टेट का कंट्रोल उसके ऊपर कितना होगा, खुद वो उनको भी इसके हवाले से। और ये बहुत सी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, मैं अपोजिशन की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपसे ये डिमांड की गई है, अब उसमें देखें, ये जो हमारे जो माहिरीन माशियात हैं इनको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी हुई है, ये दिन को रात और रात को दिन जो है वो साबित करते रहते हैं। अब ये सारे की सारी जो 300 अरब की छूट है, अगर ये खत्म होती है तो मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी ट्रेडर या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, ये 3 ही लोग हैं जो जिनके जरिए से वो सेल्स टैक्स वसूल होता है,
वो एंड कंज्यूमर पे जाता ही जाता है। कोई आदमी जो है वो अपने उसके ऊपर, मतलब अगर आप उसकी रेशो निकाल के देखेंगे, आप 60,000 अरब की इकोनॉमी की बात तो करते हैं, आप ये देखें जो उससे इम्पैक्ट होने वाला बंदा है वो 20,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला है, उसके ऊपर जो असर पड़ेगा आप उसके बारे में तो सोचें। मतलब ये फिगर वर्क जो है ये सारे का सारा उन लोगों के लिए बड़ा तकलीफदेह हो जाता है जिनके बेचारों के ये हालात और मामलात इस किस्म के खराब है। ये महंगाई का कहा जाता है कि जी वर्ल्ड वाइड है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये फिगर से ये बात साबित कर सकता हूं कि जापान में हमारे यहां से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है, लेकिन वहां लोगों की आमदन इतनी है वो उन चीजों को आसानी खरीद सकते हैं और वो डरते हैं स्टेट ऑफ डिफ्लेशन में न जाए उनका मुल्क। वो इन्फ्लेशन को अपनी खुशहाली का एक जरिया और एक सबब समझते हैं। ये सारे ममालिक के साथ ये नहीं होता। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जब रेज करती है तो फिर डेफिनेटली हर बंदा जो मुतासिर होता है। सलमान शाह साहब फरमा रहे हैं कि जी बस ये जितना होना था हो चुका। खालिद साहब आप नंबर्स की बुनियाद पर जापान की बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे फैसल वाडा की बात सुने, वो बगैर नंबर के ही कह देते हैं कि लोगों की कुव्वत खरीद इतनी है कि वो 200 रुपए पर लीटर पेट्रोल तक खरीद सकते हैं। ये स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं। उस्मान बसरा साहब, सर कमेंट कीजिएगा ये खुद मुख्तारी के हवाले से, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से। सर आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इस बिल को पास करवाएंगे तो इखलाकी तौर पर पाबंद होंगे सर। जब भी पार्लियामेंट इसको अपलिफ्ट करना चाहे, जब भी इसको लिफ्ट करना चाहे सर, तो फिर उनको दोबारा वोट देना पड़ेगा। उस्मान साहब। अच्छा किरण, मैं तो ये समझने से कासर हूँ कि एक तरफ हम पूरे पाकिस्तान का जो हमारा एक ब्रेन और इंटेलिजेंशिया है, जो पॉलिटिकल भी है और इकोनॉमिक भी है और जो इंस्टीट्यूशनल को बहाल करने की बात करते हैं, वो सब कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रेंट्स नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो हम ये बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उसके ऊपर जब हम किसी भी इदारे को ऑटोनॉमी की बात करते हैं, हम कहते हैं उसे खुद मुख्तार करें, वो वहाँ पर बैठे प्रोफेशनल्स अपना फैसला खुद ले सकें हालात को देख के, तो उसके ऊपर हम जो है आहो बका शुरू कर देते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात है, आपके सामने मैंने पहले भी फिगर रखे थे, अब दोबारा उसको मैं बता देता हूं कि 35 अरब अमेरिकी डॉलर के लगभग आज भी बात है आपके सामने कि इसहाक डार साहब ने डॉलर की जो कीमत है उसको मसनूई तौर पर जगह रखने की कीमत अदा की। 35 अरब अमेरिकी डॉलर हम 5 अरब 6 अरब रुपया IMF से लेने जा रहे हैं और सारी आपके सामने ये सारी तकरीरें कर रहे हैं, मुझे भी करनी पड़ रही है, गले खुश्क आपका भी हो गया है, खालिद भाई भी, ताज हैदर भी डिफेंड कर रहे हैं पार्टीज को। इसकी कीमत क्या है? 6 अरब डॉलर के लिए आज पूरी कौम एक मसले का शिकार हुई है ना जी। लेकिन हम उस 35 अरब डॉलर के एलिजिबली बात नहीं कर रहे जो एक सिट्टे में झोंक दिए गए। अगर आपका स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट होगा, उसके लिए कहा जाता है कि आप लोगों की पॉलिसीज अगर बेहतर होती हैं, अगर असद उमर साहब ने जो आगाज में गलतियां की थी अगर वो होती हैं तो आज सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती। सलमान साहब सर लास्ट कमेंट कीजिएगा, मुझे क्लोज करना है। तो ये है कि 60,000 अरब डॉलर की रुपए की इकोनॉमी में 300 अरब का जो इम्पैक्ट है वो आधा फीसद है और मेरा ख्याल है इसके ऊपर शोर ज्यादा मचाया जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई तूफान आ जाएगा। आप कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है कि तूफान आ जाए। ताज हैदर साहब सर लास्ट कमेंट आपका। आई एम सो सॉरी सलमान साहब आपको कट करना पड़ा क्योंकि मुझे क्लोज करना है। ताज साहब ये गलत है कि मैं इस वक्त मुखालफत कर रहा हूँ। मैं 9वीं क्लास में था, उस वक्त अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। जब तक कि आप अमरीकी साम्राज्य की गुलामी से नहीं निकलेंगे आप मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है सर, ठीक है शाहिद साहब, बिल्कुल ठीक है सर। शाहिद साहब लास्ट कमेंट कीजिए सर। शाहिद हबीब साहब सर लास्ट कमेंट कीजिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? गालिबन शाहिद हबीब साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का मेरे साथ मौजूद थे। ट्रांसमिशन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मुसलसल अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू हो चुका है। अभी वहाँ पर तिलावत कलाम पाक हो रही है, देन उसके बाद स्पीचेस का आगाज़ होगा, ब्रीफ करेंगे शौकत तरीन साहब। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद 7 से 8 में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।